बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अख्तर और आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल हटक फिज़िक्स। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 कॉलम्स लॉ। तो थोड़ा सा हम कॉलम्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉलम्स ने किया था। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कॉलम्स इन 1874। ठीक है, तो दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया था वो सबसे पहले चार्ल्स ने किया था। ठीक है, 1874 में। तो स्टेटमेंट क्या है, कॉलम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है, व्हेन टू चार्ज आर ब्रॉट टुगेदर is so much that forces experiences. This force is directly proportional to product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्ज को हम इतने करीब ले आए कि वो उसके दरमियान फोर्सेस एग्जर्टेड हो जाए और वो फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम को। ठीक है, तो ये कॉलम्स का स्टेटमेंट है। अब कॉलम्स लॉ कौन सी चार्ज के लिए वैलिड है? ठीक है, फॉर पॉइंट और लोकलाइज चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज को लोकलाइज चार्ज भी कहते हैं, फॉर पॉइंट और लोकलाइज चार्ज के लिए भी वैलिड है, फॉर चार्ज एट रेस्ट हो। ठीक है, फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस about 10 to the power minus 13, then Coulomb's force will be dominated by the nuclear force. बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब 10 to the power minus 13 डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, तो कॉलम्स फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेटेड होगी न्यूक्लियर फोर्स पे, वो डोमिनेंट होंगे न्यूक्लियर फोर्स पे। ठीक है, और फोर्स क्या होगा? फोर्स इज ए लॉन्ग लाइन जॉइनिंग द चार्ज। जो लाइन चार्ज को ज्वाइन करेगा फोर्स उस लाइन में होगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली कॉलम्स लॉ ये है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ ये है। देखो स्टेटमेंट कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 और Q2। फिर कह रहा है कि and inversely proportional to the square of the distance between them, तो inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, अब ये रिलेशन है, ये रिलेशन, इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये के जो है ये कोलम्बिक कांस्टेंट है, के कोलम्बिक कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात यह है कि ये स्क्वायर क्यों, आर क्यों नहीं? ठीक है, तो आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि 3D में जो सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट हैं वो स्फीयर हैं। 3 डायमेंशन में जो सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट हैं वो स्फीयर हैं। ठीक है, अब के वी का मतलब ये है कि कोलम्बिक कांस्टेंट एट वैक्यूम, कोलम्बिक कांस्टेंट एट वैक्यूम इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0। ये के कोलम्बिक कांस्टेंट एट वैक्यूम है और उसकी वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर कोलम्बिक कांस्टेंट की ये वैल्यू है। ठीक है, और ये इसका मैथमेटिकली फॉर्म है। अब इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है और इस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power minus 12, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power minus 12 कॉलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन जो है वो m-1 L-3
T4 और A²। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्स जब ये वैल्यू इस k की जगह हम पुट कर रहे तो फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, तो ये फोर्स हैं व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। यहाँ पर जब हमने कोई मीडियम नहीं पुट किया, ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। जब हमने कोई मीडियम पुट नहीं किया तो ये वो फोर्स है। ठीक है, अब परमिटिविटी जो है इक्वल टू 1/4K, परमिटिविटी इक्वल टू 1/4K। तो ये परमिटिविटी है इन टर्म्स ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट, परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। ठीक है, परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई K, 1/4 पाई K। ठीक है, अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि द कैपेबिलिटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकली पोलराइज, द कैपेबिलिटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकली पोलराइज आर द कैपेबल ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइन्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज। द कैपेबल ऑफ मीडियम टू अलाउ field lines for electrostatic interaction between two charges। क्या मतलब? इसका मतलब ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम उसको कहते हैं द कैपेबल ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकली पोलराइज। मीडियम की वो कैपेबिलिटी जो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, या द कैपेबल ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन। मीडियम की वो कैपेबिलिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करे, किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन दो चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को अलाउ करने के लिए, तो उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। सिंबॉलिकली इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन m इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड एटम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिटवीन चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिटवीन चार्ज। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मीडियम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दरमियान स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो जाए, इसके दरमियान जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान की बात करते हैं एटम में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिटवीन चार्ज। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। किस तरह? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज हैं और ये नेगेटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज हैं, और ये हमने इसमें इलेक्ट्रिक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक हमने इसमें पुट किया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये इसमें हमने इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करते हैं, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें क्या बन जाएंगे? तो इसमें पुल्स बन जाएंगे, ठीक है, तो देखो, एक्सटर्नल फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होता है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया, ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो ये इंटरनल फील्ड हो गया। अब इन दोनों के दरमियान देखो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन मीडियम पुट देन इंटरेक्शन डिक्रीज। देखो, जब हम दो चार्ज के दरमियान मीडियम को पुट कर ले, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक को हम पुट करें, तो इसके दरमियान इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएंगे। ये इंटरनल फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट होगा। इंटरनल फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट होगा। ठीक है, और नेट फील्ड क्या होगा? नेट फील्ड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड
माइनस इंटरनल फील्ड। नेट फील्ड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड। अच्छा, तो वीक इंटरेक्शन कब होगा? जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीक इंटरेक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कब होगा? जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। अब जब हम मीडियम इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक पुट कर ले, मीडियम इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक पुट करें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जब हम मीडियम कंडक्टर पुट करें तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्टर में नेट फोर्स ज़ीरो होते हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक मॉडल एमसीक्यू है, कहते हैं कि इफ रॉड है वन कॉलम चार्ज, एक रॉड है मेरे पास, उसमें एक कॉलम चार्ज है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है या रॉड है, इसमें वन कॉलम चार्ज है और इससे मैं एक दूसरा मार्कर इसके करीब ले आता हूँ, क्या कहते हैं, एंड वी ब्रॉट अनदर कंडक्टर, और ये दूसरे कंडक्टर में इसके करीब लेता हूँ, तो इस कंडक्टर में कितने कॉलम चार्ज अपेयर होंगे? तो इस कंडक्टर में कितने कॉलम चार्ज अपेयर होंगे? तो देखो, वन कॉलम चार्ज सेम नेचर वाला, वन कॉलम चार्ज ऑपोजिट नेचर, टू कॉलम चार्ज सेम नेचर, टू कॉलम चार्ज ऑपोजिट नेचर। देखो, जब ये वन कॉलम चार्ज हैं तो इसमें भी वन कॉलम चार्ज अपेयर होगा। ये वन कॉलम चार्ज हैं तो इसमें वन कॉलम चार्ज अपेयर होगा, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये ऑपोजिट नेचर वाले होंगे, ठीक है। तो जब एक कॉलम चार्ज कंडक्टर के पास जब हम दूसरा कंडक्टर ले आते हैं तो उसमें भी वन कॉलम चार्ज अपेयर होंगे बट ऑपोजिट नेचर वाले, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिट वन कॉलम चार्ज ऑपोजिट नेचर, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो of permittivity of medium, the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum, the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum are the parameter which compare the permittivity of medium, the parameter which compare the permittivity of medium to the permittivity of vacuum is known as relative permittivity. सिंबॉलिकली रिलेटिव परमिटिविटी हम इससे, ठीक है। और मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली रिलेटिव परमिटिविटी विल बी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी की कोई डायमेंशन नहीं है, रिलेटिव की परमिटिविटी की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी 1 के बराबर होगी फॉर वैक्यूम, और हम एयर भी ले सकते हैं, ठीक है। वैक्यूम या एयर की जो है वो समथिंग 1.006 है, 1.006 है, तो तकरीबन हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम के लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी 1 लेते हैं और एयर की भी 1.006 हैं, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है।
अच्छा, फॉर एनी अदर मीडियम, अगर दूसरे मीडियम हम ले लें, वैक्यूम ना हो या एयर ना हो सपोज, तो रिलेटिव परमिटिविटी विल बी ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमिटिविटी विल बी ग्रेटर देन 1। और हमारे बुक में जो रिलेटिव परमिटिविटी दिए गए हैं उसमें ग्रेटेस्ट जो हैं वो वाटर की हैं। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे बुक में जो दिए गए हैं केपी बुक में, उसमें ग्रेटेस्ट जो हैं वो वाटर की हैं। ठीक है। अब कोलम्बिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये कोलम्बिक फोर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हमारे पास वो बराबर हैं इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये 1। और अब व्हेन मीडियम पुट बिटवीन पॉइंट चार्ज, अब दो चार्ज के दरमियान अगर हम मीडियम पुट करें, अगर दो चार्ज के दरमियान ये एक चार्ज हैं, एक चार्ज हैं और इसके दरमियान अगर मैं मीडियम पुट करूं तो इसके दरमियान जो फोर्स होगा, फोर्स वो एफ एम इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एप्सिलॉन एम Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि जब हम मीडियम पुट करें परमिटिविटी में तो वो बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करें, ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करें तो फोर्स when there is medium will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught relative permittivity और epsilon naught Q1 Q2 by R square। अब इससे, इस इक्वेशन से मैं ये रिलेटिव परमिटिव 1 और रिलेटिव परमिटिविटी को अलग करता हूँ। तो ठीक है, 1 और 1 बाय रिलेटिव परमिटिविटी ये मैंने इससे बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या रह गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये सारा रह गया। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को हम देख लें, ये अगर हम देख ले तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना कि फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम विल बी इक्वल टू, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये इसके बराबर हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं FV। तो फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम विल बी इक्वल टू किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, तो फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम बाय रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम बाय रिलेटिव परमिटिविटी इसके बराबर हो जाएगा। या इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये MCQs पॉइंट हैं, ये सारे MCQs पॉइंट हैं। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम, द रेशियो फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम टू द फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम। इस तरह भी हम ये रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोलम्बिक कांस्टेंट व्हेन देयर इज नो मीडियम टू द कोलम्बिक कांस्टेंट व्हेन देयर इज मीडियम विल बी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। और ये डिफिनेशन तो हमने कर लिया है यहाँ पर कि द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम विल बी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर देख लेते हम, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो फोर्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये कोलम्बिक कांस्टेंट एंड वैक्यूम इज ग्रेटर देन दी कोलम्बिक कांस्टेंट फ्रॉम मीडियम, ये इससे ग्रेटर होगा। कोलम्बिक कांस्टेंट एंड वैक्यूम ये ग्रेटर होगा। ठीक है, और चूंकि ये हमें पता है कि के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये जो है डिपेंड करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन चार्ज। ये दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कोलम्बिक कांस्टेंट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम ऑफ चार्ज। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कोलम्बिक कांस्टेंट ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स
एंड मीडियम बिटवीन चार्ज। ठीक है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ वेरिफिकेशन फॉर कोलम्बिक फोर्स। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ की वेरिफिकेशन करते हैं कोलम्बिक फोर्स के लिए। तो देखो, हमने दो चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज 1 और पॉजिटिव चार्ज 2, और वो r डिस्टेंस पे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। अब ये फोर्स जो है, फोर्स 2-1, और ये फोर्स है फोर्स 1-2। फोर्स 2-1 का मतलब ये है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है। और R21 का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टूवर्ड 1। ठीक है। ये Q2 से Q1 की तरफ आ रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है। और इस तरह F12 का मतलब ये है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1, कि S2 पर Q1 की वजह से ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और इस तरह R12 का मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टूवर्ड Q2। ठीक है। तो इस तरह देखो, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2, ये विल बी इक्वल टू F12 इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 12। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फोर्स बाय Q2 ऑन Q1, फोर्स बाय Q2 ऑन Q1 F21 विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है। तो ये नंबर 2 हो गया। देखो, फ्रॉम फिगर, अब इस फिगर से R12 विल बी इक्वल टू माइनस R21। देखो, हम डायरेक्शन देख रहे हैं ना, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फ्रॉम फिगर R12 इज ऑपोजिट टू दी R21। और इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि R21 इज ऑपोजिट टू दी R12 बाय यूजिंग इक्वेशन 1। हम ये इक्वेशन 2 हम यूज़ करते हैं, हम इक्वेशन 1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 यूज़ किया है। ठीक है। तो इक्वेशन 2 विल बी इक्वल टू F21 विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 21। ठीक है। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि F21 विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस R21 की जगह मैं माइनस R12 लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर ये देखो, ये हमने लिखा है इस तरह, सेंस R21 विल बी इक्वल टू माइनस R12। ठीक है। अब ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और ये सारा इक्वेशन लिख दिया। तो ये इस इक्वेशन को अगर हम देख ले तो ये इक्वेशन इसके बराबर हैं, KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 12, ये इसके बराबर हैं। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ F12, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ F12। तो F21 फोर्स विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन अपना लगा दिया। ठीक है। इस इक्वेशन की जगह मैंने F12 लगा दिया। ठीक है। तो ये प्रूफ है न्यूटन्स थर्ड लॉ की इन द टर्म्स ऑफ कोलम्बिक फोर्स। ठीक है। सिमिलरली इस तरह भी हम ये इक्वेशन 1 को यूज़ करके मैं इस तरह भी निकाल सकता हूँ कि F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21। ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की वेरिफिकेशन है फॉर कोलम्बिक फोर्स। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, या इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये हमने मॉडल MCQs हैं, इसमें सारे हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, हमारे पास
Q1 है 1 कॉलम चार्ज और Q2 है 4 कॉलम चार्ज। Q1 है 1 कॉलम चार्ज और Q2 है 4 कॉलम चार्ज, ठीक है, और वो r डिस्टेंस पे हैं। अब ये Q1 Q2 पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है। Q1 Q2 पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है, तो ये Q2 Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा? जब Q1 Q2 पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है तो Q2 Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो Q2 Q1 पर भी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। Q2 Q1 पर भी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ये Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा 1 न्यूटन, तो ये Q2 Q1 पर भी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इक्वेशन ये बता रहा है हमें कि ये चार्ज इस पर अप्लाई करेगा, ये चार्ज जितना फोर्स इस Q2 पर अप्लाई करेगा तो ये Q2 चार्ज इस Q1 पर उतना फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस इक्वेशन का मतलब ये हो गया, इस इक्वेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मॉडल MCQ इसमें कि कोलम्बिक लॉ इन अकॉर्डेंस ऑफ न्यूटन, कि ये कोलम्बिक लॉ जो है ये न्यूटन के कौन से लॉ के मुताबिक हैं, वो न्यूटन थर्ड लॉ, देखो न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ। अब कोलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, ये कोलम्बिक फोर्स, ये कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है, वो क्या है? कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? इफ चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड देन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर एक स्फीयर है उसमें चार्ज मैंने रखे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से वो टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये टेस्ट चार्ज हैं, ये एक स्फीयर है, इसमें चार्ज पड़े हैं, ठीक है, इसमें चार्ज पड़े हैं। तो Q1 टेस्ट चार्ज से R1 डिस्टेंस पर हैं और Q2 टेस्ट चार्ज से R2 डिस्टेंस पर हैं और Q3 टेस्ट चार्ज से R3 डिस्टेंस पर हैं और Qn टेस्ट चार्ज से Rn डिस्टेंस पर हैं। अब ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर, ये सारे चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स बराबर होगा F1 पर ये चार्ज 1 जो इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, प्लस और F2 ये Q1 जब इस डिस्चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज 3 जब इस डिस्चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, और इस तरह Qn जब डिस्चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो नेट फोर्स बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, ठीक है। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल पॉइंट चार्ज, ये सारे पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड्स हमने यूज़ किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं, ये सारे पॉइंट चार्ज हैं, ये सारे पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट चार्ज हैं, ये सारे पॉइंट चार्ज हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि द नेट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पॉइंट चार्ज ऑन डिस्चार्ज। ये सारे पॉइंट चार्ज
जब इस डिस्चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ मॉडल एमसीक्यू है कॉलम्स लॉ के बारे में। अच्छा मॉडल एमसीक्यू कहते हैं कि Q1 इक्वल टू 6 कॉलम और Q2 इक्वल टू 4 कॉलम। Q1 6 कॉलम और Q2 4 कॉलम वेयर दे आर एट x डिस्टेंस अपार्ट। ये दोनों x डिस्टेंस पर अपार्ट है। If we give -2 कॉलम चार्ज टू ईच, इसका मतलब यह है कि अगर इसको मैं -2 कॉलम चार्ज दूँ और इसको मैं -2 कॉलम चार्ज दूँ एंड दे आर एट सेम डिस्टेंस, और वो सेम डिस्टेंस पे है x डिस्टेंस पे, देन द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज विल बी डैश। तो दो चार्ज के दरमियान तब फोर्स कितना होगा? मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज 6 कॉलम है और दूसरा 4 कॉलम है। अगर दोनों को मैं -2 कॉलम चार्ज दे दूँ सेम मीडियम में सेम डिस्टेंस पर, तो फोर्स कितना होगा? ये देखो हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो Q1 Q2 विल बी इक्वल टू 6 4 24। ठीक है, अब जो सेकंड बात हुई है कि -4 कॉलम चार्ज ईच को दे दो, हर एक को दे दो। तो Q1 6 - 2 4 और 4 - 2 2। अब इसका प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो 8। ये प्रोडक्ट इस पे डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा। इस 3 का मतलब ये है कि ये Q1 और Q2 प्रोडक्ट क्या हो गया, 3 टाइम डिक्रीज हो गया। 3 का मतलब ये है कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 3 टाइम डिक्रीज हो गया। जब ये चीज़ डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट Q1 Q2 डिक्रीज होते तो फोर्स भी डिक्रीज होगी। तो ये 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो फोर्स विल बी 3 टाइम डिक्रीज। तो F/3 आंसर आ जाएगा, इतना फोर्स होगा। ठीक है, अब दूसरा मॉडल MCQ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस d and a medium is F. At what distance apart should this charge be kept in the same medium so that force between them becomes F/3? इसके ऑपोजिट हैं, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर फोर्स हमारे पास फोर्स मांग रहा था, F/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस मांग रहा है। फोर्स दिया गया है F/3, फोर्स दिया गया है, डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। d डिस्टेंस पे है ना, ठीक है, तो d स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 2, F इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब दोनों को कंपेयर करें और हमारे पास जो फोर्स दिया गया है F डैश विल बी इक्वल टू F/3, ये फोर्स दिया गया है। ठीक है, अब दोनों को हम कंपेयर करें, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करें। ठीक है, जब हमने इसके साथ कंपेयर किया और फोर्स कितना दिया गया है, ये फोर्स कितना है F/3 K के साथ कैंसल और Q1 Q2 ये आपस में कैंसल, क्या रह गया 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहाँ पर 1/3d स्क्वायर, ये रह गया। ठीक है, अब ये जो कि रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ले ले। जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो x स्क्वायर इक्वल टू 3d स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकाले, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये x इक्वल टू 3d इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर, तो इसका जो आंसर है वो नंबर बी है। ठीक है, ये MCQs, ये दूसरा MCQs है। अब एक दूसरा MCQs है, मॉडल MCQ, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्ज व्हेन देयर इज अ मीडियम। रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्ज व्हेन देयर इज मीडियम।
हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, x है, टू द फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन देयर इज मीडियम, जब मीडियम है तो उसकी रेशियो का फोर्स जो है वो कितना है, वो डाइलेक्ट्रिक x है, टू द फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब फोर्स मीडियम नहीं है। तो देखो जब हम मीडियम पुट करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा तो 1/x होगा, ठीक है, फोर्स डिक्रीज होगा तो कितना होगा, 1/x होगा, ठीक है। और ये दूसरा MCQ है, 2 प्रोटॉन्स ईच हैविंग स्पीड 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, 2 प्रोटॉन है मेरे पास, उसका स्पीड जो है, हर एक का स्पीड जो है 10 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, अरे पार्ट, ठीक है। और वो दोनों क्या करें, अप्रोच ईच अदर, दोनों अप्रोच कर रहे हैं। व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके दरमियान क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। मेरे पास 2 प्रोटॉन हैं, हर एक का स्पीड जो है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और वो दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस पर वो क्लोजेस्ट आएगा, तो इस डिस्टेंस पर r = k² / mv², r = k² / mv², इतने डिस्टेंस पे वो क्लोजेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मॉडल MCQ है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स lying at a distance of 1 meter is electrostatic force of repulsion between 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 2.3 × 10⁻⁻28 होगा, ठीक है, इतना फोर्स होगा दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है। अब दूसरा मॉडल MCQ है कि द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, ठीक है, ऑफ चार्ज या स्टेट कॉलम। CGS सिस्टम में इस यूनिट ऑफ चार्ज या स्टेट कॉलम है, ठीक है। तो 1 कॉलम चार्ज किसके बराबर होगा, 1 कॉलम चार्ज कितने ECU के बराबर होगा, तो 1 कॉलम चार्ज विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ ECU के बराबर होगा, ठीक है। अब एक दूसरा मॉडल में सीखे कि अ चार्ज Q इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेरे पास एक चार्ज है Q है और इसको मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, Q1 एंड Q2, ठीक है। फिर कह रहा है कि द मैक्सिमम कॉलम रिपल्शन बिटवीन द 2 चार्ज इज ऑब्टेन्ड, मेरे पास मैक्सिमम कॉलम्स रिपल्शन बिटवीन द 2 पार्ट्स इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम कॉलम रिपल्शन मेरे पास आ गया, मेरे पास मैक्सिमम कॉलम रिपल्शन आ गया 2 पार्ट्स के Q1 और Q2 के, ठीक है। तो बताए व्हेन द रेशियो Q1 Q2 कितना होगा, जब मैक्सिमम कॉलम रिपल्शन आ जाए तो Q1 और Q2 का रेशियो कितना होगा, Q1 और Q2 का रेशियो 1 होगा। जब Q1 और Q2 का रेशियो 1 आ जाए, Q1 Q2 का रेशियो 1 आ जाए, ठीक है, Q1 और Q2 का रेशियो 1 आ जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम कॉलम रिपल्शन होगा, मैक्सिमम कॉलम रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थी कॉलम्स लॉ में। अब देखो चार्ज
जब हम व्हीकल को देखें, बड़े व्हीकल, उसके लास्ट में एक चेन होता है जो वो रोड के साथ टच करता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि जब बड़ी गाड़ी जो हैं वो जाते हैं तो उसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसमें चार्ज कलेक्ट होते हैं और इनफ्लेमेबल पार्टिकल जो होते हैं उससे वेपर की फॉर्म में एस्केप होती हैं, वेपर की फॉर्म में वो एस्केप होती हैं। और जब वो चार्ज जो हैं डायरेक्टली रोड के साथ वो एक चैन होता है, वो कनेक्ट होता है, वो चार्ज रोड की तरफ जाते हैं। क्योंकि वो अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं तो चार्ज बजाय इससे कि वो आग ले ले वेपर के साथ, वो डायरेक्टली अर्थ में जाते हैं। इस तरह हमारे पास दूसरे एग्जांपल जो हैं उसके हैं, हमारे पास आम रबर जो है वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन हमारे पास एयरक्राफ्ट के जो रबर हम देख ले या उसके टायर्स को देख ले, वो थोड़े से कंडक्टर होते हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि एयर में चूँकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं तो वो एयरक्राफ्ट जो है वो भी चार्ज होते हैं और टायर्स भी चार्ज होते हैं। एयरक्राफ्ट भी चार्ज होते हैं और टायर्स भी चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए कि वो आग ले ले, इससे बचाने के लिए वो टायर्स जो हैं वो थोड़े से कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो चार्ज डायरेक्टली जब हम देखते हैं जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है तो वो स्पार्क कर लेते हैं। वो इस वजह से कि उसमें चार्ज होते हैं, वो चार्ज उसमें जमा होते हैं तो वो स्पार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास ये थोड़ा सा कंसेप्ट थी कॉलम्स लॉ में। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे